हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रीजनिंग के, मैथ्स के और आपका है जनरल स्टडीज़ की। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो टिक कर दूँगी, तो आपको जैसे भी समय मिले आप साथ साथ उसको सही करके देख लेना। तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं वो मैं टिक कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो डी है। मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले सिर्फ मैं टिक करूँगी और जो एसएसटी वाले हैं वो पढ़ के बताऊँगी भी, और जहाँ समझाने लायक लगेगा मुझे तो वहाँ मैं समझाऊँगी भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आंसर है हमारा बी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर है हमारा सी 16 2/3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है ई इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और प्लीज़ इनको ऐसे छोड़ना मत कि नहीं करने हैं, इनको आराम से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके। और डेफिनेटली ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैथ्स भी आपके पेपर में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का आंसर भी हमारा क्या है, ए। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का है सी इज़ करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अभी इसमें जीएस के भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, 12 का आपका बी इज़ करेक्ट। एंड जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का भी हमारा बी वाला सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ए आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 16 है, 16 में हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अब हमारा आई थिंक ये जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम विद्युत के प्रभाव को मापते हैं तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश मात्रा। क्या है? सदिश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो खड़े होने की स्थिति में वो सबसे ज़्यादा भार को धकेल सकता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ये आई थिंक इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सुबह वीडियोस अपलोड की थी 1 लाइनर वाली, उसमें भी आए हुए हैं, तो मतलब रिवीजन ही टाइप हो रहा है आपका ये। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो आपको ये बताना है, तो बैंगनी, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह की जो सिचुएशन है वो क्या होगी, तो वो गिरेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। इन्होंने अधिक पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रक्त प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट है इसको पॉज करके भाई इंग्लिश में भी पढ़ लेना, ठीक है। और मैं हिंदी की कैंडिडेट हूँ, तो मैं ज़्यादातर हिंदी को ही प्रेफरेंस देती हूँ, हिंदी में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसकी नाभिक दूरी आपको बतानी है। तो 23 का आंसर है यहाँ पे सी, 2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं, और ये आपका CTP में भी आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात हमारी है कि एमीमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने मैच करते हुए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है किसी जो क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिया गया है, तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी हम कितना कुछ कर ले, बट जो ऑफिशियल आंसर की है मानी तो वही फाइनल जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है, वैसे सारे ऐसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट करने वाली चीज़ है, बट फिर भी कहीं कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है 28, बाढ़ को रोकने के लिए, ये सुबह भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्वेश्चन करवाया था कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सुबह हो चुके हैं, और सच में जिन्होंने सुबह वाली वीडियो देखी है तो उनकी तो ये रिवीजन टाइप चल रही है, और उनको तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, इन्होंने बोला है, इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बोला है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कोई एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, और ये मैंने सुबह करवाया था, सुबह की वीडियो में बात हुई थी। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के प्राचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है। जो अभी नया संसद भवन बना है हमारा, उसके जो प्रभारी वास्तुकार है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, जब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं तो भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का जो प्रभावी प्रतिशत था तो वो क्या था? तो 10 से 15% इसका आंसर है, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। आई नो आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर कहाँ से आ गया, तो एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बीच में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है, एक आधा अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो अगर आप किसी स्पेसिफिकली स्टेट का दे रहे हैं ना, मतलब लाइक उत्तराखंड और वर्धा का, तो वो स्टेट का पूछा ही जाएगा। तो मे भी कोई करंट का क्वेश्चन आपके किसी जहाँ से आप बीएड करने वाले हैं वहाँ की स्टेट से रिलेटेड हो तो वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, और वैसे भी एक आधा क्वेश्चन करंट का पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता। तो सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो ये केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में,
उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक और इरविन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, ठीक है, कि उनके जीवन पर पहले ज्ञात कि उनके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उसका जो प्रयास पहले जो किया गया था वो इसके पीछे कौन था, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इरविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 3 ऑप्शन है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन तीनों में से एक से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है यहाँ पे। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और क्यों किया होगा ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FMPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए, पापुआ न्यू गिनी में। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है। तो ये न्यूयॉर्क, और बहुत ये करंट में रहा भी था। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? तो 44 का आंसर है हमारा बी, USA ने ऐसी पहल की है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये आपको बताना है। और अभी ट्विटर का नेम भी चेंज हो गया है, पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो इसका पराग अग्रवाल पहले थे, उनको हटा दिया गया था जब एलन मस्क के पास ये आया। तो लिंडा याकारिनो इसका आंसर है। तो अभी जो ट्विटर की नई CEO है तो वो लिंडा याकारिनो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो किस लिए जानी जाती हैं? तो वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर है कदम्ब पेड़ की। किसकी? कदम्ब पेड़ की। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 या तीनों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं।
भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। थर्ड है हमारा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लग ही रहा है कि मतलब एक से अधिक आंसर, एक से अधिक ही आंसर है यहाँ पे। तो आप लोग इतना मेहनत खुद कीजिए, इसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। मैं यहाँ सारे आंसर्स नहीं बता रही हूँ, मतलब प्रॉपर एक तरीके से जो ऑप्शन ऐसे वाले आ रहे हैं ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप उसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे हर ऑप्शन को ऐसे वो बताने लगी ना, अगर उसको मतलब समझाने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी आई थिंक आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 हो गया ना, ये 51 था, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर है हमारा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बड़े ख़तरनाक होते हैं जब तक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें वैसे आपके पेपर में आने के चांसेस कम हैं, बट प्रैक्टिस के लिए बता रहे हो, इन फ्यूचर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पूरी बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होगी उस कंटेंट के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तभी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा और मन में सोच भी लिया होगा आपने, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका शुक्र ग्रह को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो क्या है वो? वेनेजुएला इसका एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 54 का, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो शोभमंडल, 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 तो वो तो पहले नंबर पे ही आता है, तो वो सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा है समताप मंडल आता है, उसके बाद हमारा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो पहले हमारा शोभमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है जिसमें हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, और फिर हमारा आता है इसमें मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो सही युग्म यही है कि चाइना, बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है यहाँ पे, यदि ग्रीनविच से में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? और ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें भी आया हुआ था, और मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। और मुझे तो सच में ज्योग्राफी में तो मतलब ठीक है, मतलब कर देते हैं, बस मतलब इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ आते मुझे, मैं मतलब समझने की कोशिश भी करूँ तो भूल जाती हूँ। तो सीटेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका है हमारा 57 का जो आंसर है वो है ए, दोपहर के 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 58 है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका आंसर है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है कि जो मल्चिंग है उसका मतलब क्या है? तो फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकते हैं, तो वो मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट कर लेना कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की।
और मैं यहाँ आपको बता दूँ हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं 120 और अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में और टोटल क्वेश्चंस हमारे 120 हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि श्रम मंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीएंट एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 62 का आंसर है हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था फरवरी, मई, नवंबर, कब पारित हुआ था? ठीक है, खुद फाइंड आउट करना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 3 ऑप्शन है, वो बाकी 2 वाले भी दिए हुए हैं ऑप्शन आपको, तो इन तीनों को आराम से पढ़िए। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 63 में आपको सही बताना है। तो 63 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बिहार को किस जनजाति ने कांग्रेस के बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब भाई नई वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो भाई ये किताबें हैं और देखना है आपको कौन सी किताब किसने लिखी है, तो आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। एक बार गूगल जाओ, फटाफट से इसको निकालो और देखो। ठीक है, थोड़ी सी दिमागी कसरत भी होगी और आपको चीज़ें याद भी होंगी। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं छोड़ ही रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है हमारा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सी इसका 68 का आंसर है हमारा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये आपको बताना है। तो 69 का हमारा जो आंसर है वो है ए, अरुणा आसफ अली। तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली। और दिल्ली की ये प्रथम मेयर भी थी। ठीक है, तो पहली अगर मेयर की बात पूछी जाए कभी आपसे कि दिल्ली की प्रथम मेयर कौन थी, तो ये अपनी अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा है, और हाँ इनके बारे में जैसे मैंने थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, तो इनका मतलब इन्होंने अपने फादर के खिलाफ जाके लव मैरिज की थी और मतलब बाद में इनके आई थिंक हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन वगैरह में भाग लेना शुरू किया और इस तरीके से ये पहुँचते फिर ये दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई थी। तो इतना मुझे थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा याद है इनके बारे में। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड, 69 हो गया, 70। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो 71 का आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये अधिक वाले ना, अब ये थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लो। 72 क्वेश्चन नंबर है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये स्टेटमेंट किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारा ए, ह्यूज रोज ने ये स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 का सूची
2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नारों के नाम संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। तो भाई ये नारे आपको बताने हैं किसने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, तो 73 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर है हमारा बी करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो गरीबी हटाओ किसने दिया था, इंदिरा कांग्रेस ने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये बी का 3। ठीक है, एक सेकेंड, 73 का है हमारा बी का 3। तो हमारा लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था, जनता दल ने। और उसके बाद हमारा है सी का 1, जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराज। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट या नारे दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो मुझे कुछ डाउट हो ही रहा था, ये भी वही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77 है, मांटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे जो 78 है, इसका आंसर हमारा डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और फिर फाइंड आउट करो कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षिति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, ये एक अनुसंधान और विश्लेषण विंग का क्या है, आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सी, बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में, जो 1929 में महामंदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का है यहाँ पर डी। तो डी बोला मैंने, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है इधर। क्वेश्चन नंबर 82 का है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्णित हुई थी। तो बी ऑप्शन है इसका, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 83 का हमारा आंसर है ए, 32%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे हम लोग पहुंच गए हैं और जल्दी ही आपके अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष, वो कब उसमें वो कौन से वर्ष में लागू किए गए थे या आए थे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर हमारा है 84 का। तो 84 का हमारा ए आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ए का 2 है, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, 1954 में। ठीक है, और उसके बाद हमारा बी का है हमारा 4, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में।
और हमारा सी का है 1, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है, तो 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। और अभी रिसेंटली लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो चेंज की गई है, तो वो कितनी थी और कितनी की गई है ये मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान के निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको थोड़ा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है हमारा ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो 87 का आंसर है हमारा यू नो कौन सा होगा बताओ? डी। ठीक है, तो आपकी ही मेहनत लगनी है, थोड़ा सा सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था? NV रमना ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो फास्फोरक चक्र बाकी है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरक चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो 90 का ऑप्शन हमारा है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी विकिरण। 92, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जैविक आवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 94 का आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा जो 98 है इसका आंसर है हमारा ए, पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। क्या है ऐसा जो प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो 99 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं डैश में शामिल है? तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत है वो शामिल है? तो 100 का ऑप्शन है डी, एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? आहार जाल कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित कर देते हैं। तो 102 का आंसर है हमारा सी, 1% इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? और ये क्वेश्चन आता होगा सबको, है ना। तो किसके नेतृत्व में, चित्र 3 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका जो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा है, जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने इसको पढ़ा है। बट जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें अमृता देवी बिश्नोई आंसर दिया है, बट राइट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, बट ऑफिशियल आंसर की में ए दिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है गलत है। क्वेश्चन नंबर 104 है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो ए इज स्वपोषी, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फटाफट से मैं टिक कर देती हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है। 105 का आंसर है हमारा 105 का आंसर है हमारा ए। ओके, 106 का आंसर है हमारा बी। इन्हें सॉल्व ज़रूर करके देख लेना प्लीज़। उसके बाद हमारा है 107 का आंसर है हमारा, इनको पॉज करके पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए, सी। 108 का आंसर है हमारा बी। उसके बाद हमारा है 106 स्टार्ट होगा, सॉरी 109। परिमित अनुक्रम में ये पूछा हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी? ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। एक सेकेंड। तो 109 का हमारा ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित श्रेणी में डैश जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इजीली। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, 111। ठीक है। तो इसका ये भी बहुत इजी होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट। सॉल्व करके देखिएगा, फाइंड आउट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा है 112 क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा 112 का आंसर है बी, यानी कि 20 इसका आंसर आ रहा है। और 113 सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हमें उपयुक्त कथन देखना है, आपको ये पढ़ने हैं और बताना है फिर। तो 113 का हमारा वही जो आप सोच रहे हो, डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 का आंसर है हमारा सी। ठीक है, 40 पाई। उसके बाद 116 है, 16 में आपको बताना है, भिन्न शब्द चुनना है आपको जो अलग है। तो 116 का आंसर है हमारा ए, पुस्तक अलग हो जाएगी। 117 का हमारा है, अरे ये तो बहुत इजी लगता है मुझे। ठीक है। तो 117 का हमारा है बी करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है और रीजनिंग मेरी अच्छी खासी है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छी खासी है। 20 में से 15-16 नंबर लाने लायक रीजनिंग है मेरी, बट मैं समझा नहीं पाती हूँ चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी मेरी कमी है, रीजनिंग का नहीं। सब मैथ में तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा हार्ट टाइट है मैथ में, बट रीजनिंग है ठीक ठाक, बट वही है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, समझा नहीं पाऊँगी। बट आप लोग कर लोगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग देख के सीख सकते हो, वैसे आती ही होगी आपको, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है, तो 118 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ए। 119 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और फाइनली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 120, और इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो फाइनली हमारे 120 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और 11:27 हो गए हैं, और सुबह से 5 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने, सुबह स्कूल जाना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।
हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज हम पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हैं। आप लोग पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप इसे खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज़ आप ये वीडियो पूरा देख के हर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकते हैं, ताकि आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आए, क्योंकि 25 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इसमें आपकी 25 मार्क्स की पेडागोजी है, तो हम इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छात्रों में स्व अध्ययन का विकास कैसे किया जा सकता है, कि हम छात्रों में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करें, खुद से पढ़ें। ठीक है, तो स्व अध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना। तो व्याख्यान देना एक तरीके से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम सभी को लेना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना तो ये तो हो गया। अगर हम बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं तो उससे वो स्वाध्ययन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे। और स्वाध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना, अगर हम एक प्लेस अरेंज करते हैं बच्चों के लिए तो उससे भी बच्चे खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए हमें इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, आई एम ऑल्सो टीचर लाइक यू, तो जहाँ कहीं लगे कि हाँ किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, या अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे एज अ टीचर। पहला है अपने व्यक्तिगत कार्य को, दूसरा है बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं के लिए प्रेरित करेंगे, तीसरा है शिक्षण अधिगम को, चौथा है विद्यालय स्वच्छता को। तो देखो, व्यक्तिगत कार्य, अपने पर्सनल वर्क को तो आप प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते ना एज अ टीचर, और ट्यूशन के लिए बच्चों को हम बोल ही नहीं सकते। तीसरा है शिक्षण अधिगम, तो हम इसको, क्योंकि विद्यालय की स्वच्छता वो हमारा काम नहीं है देखना, ठीक है, देखना है बट इट्स नॉट आवर प्रायोरिटी एज अ टीचर। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा जो सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी वही होती है कि हम शिक्षण अधिगम जो क्रिया होती है जो हम करवाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कक्षा में आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से। तो व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षण का कथन बयान, शिक्षण सामग्री, नवीन शिक्षण विधियाँ। अभी इन्होंने पूछा कक्षा में आपकी दृष्टि से, अगर आप एक टीचर हैं और क्लास में आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए। व्यवस्थित फर्नीचर होना चाहिए, बट यहाँ पर पूछा है इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे नवीन शिक्षण विधियाँ लग रही हैं। ठीक है, व्यवस्थित फर्नीचर भी होना चाहिए, जो टीचर का कथन है बयान है वो भी होना ही चाहिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट, लेकिन हम इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। और शिक्षण सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, बट मेन है शिक्षण, नवीन शिक्षण विधियाँ, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टीचिंग मेथड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं क्लासरूम में, है ना। तो इस चीज़ का है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि डी ही ऑप्शन सही होगा इसका या फिर कोई और। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। चुस्त और सुंदरता तो होगा ही नहीं, मित्रतापूर्ण व्यवहार ये हो सकता है, हाजिर जवाब ये तो होगा ही नहीं, अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, सबसे ज़्यादा। एक टीचर फ्रेंडली होता है तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन सबसे अच्छा बच्चे जो टीचर की प्रशंसा करते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग अलॉन्ग विद गुड कंडक्ट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत, उसे अधिक गृह कार्य देंगे, गलत, उसे इनाम देंगे, नहीं, उसका कारण जानकर उसकी उपचारी विधि अपनाएंगे। ठीक है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है, किसी बच्चे ने हमसे गलत क्वेश्चन किया क्लास में, तो हमें रीज़न जानना है कि बच्चे ने वो गलत क्वेश्चन क्यों पूछा है, और फिर हम उसके लिए रेमेडियल क्लास, जो रेमेडियल जो हमारी टेक्निक होती है उसको हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के
समानुपात है। उपयुक्त कथन पर आपकी राय क्या है? देखिए, शिक्षण के लिए प्रयास करना, अगर हम टीचिंग के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से क्या ये वेतन के समानुपात है? मतलब क्या ये सैलरी के बराबर है? ऐसा अगर हम टीचिंग के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो क्या ये वेतन के समानुपात है, वेतन के अकॉर्डिंग है या उसके जैसा ही है, उसके बराबर है? तो पहला है कथन सही है, कथन तर्कसंगत है, कथन पूर्णतः गलत है, कथन अनिश्चित है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अनिश्चित है, कथन अनिश्चित है, क्योंकि देखिए हर कोई ऐसा नहीं है ना कि सैलरी के समानुपात पर हो, क्योंकि कोई कोई तो जो टीचिंग के लिए एफर्ट्स करता है वो बिना उसके भी पढ़ाता है ना, बिना कोई पेमेंट के। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी डी हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। पेडागोजी है, इसमें तो जो चेकर होता है उसी का आंसर सही माना जाता है एट द एंड, बट हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं एग्ज़ाम के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्यशाली होना। गलत। धन होना चाहिए, बट चलो देखते हैं अगले उस पे ऑप्शन पे। अच्छे घराने में पैदा होना, तो ये तो नहीं है कि सफल होना है तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे घराने में पैदा होना पड़े। आगे है परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, धन भी नहीं है, इसमें उन्होंने अधिक पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी, परिस्थितियों के साथ, जो हमारी जो सिचुएशंस होती हैं उनके साथ अगर हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं तो इससे हम जीवन में बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आप परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लास है उसको आप एक परीक्षा कक्ष है, ठीक है, कोई क्लास में एग्जामिनेशन रूम है और वहाँ पर आप एक इन्विजिलेटर है, ठीक है, तो उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहा है और वो चीटिंग वगैरह करता हुआ कुछ पाया जाता है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे तो बिल्कुल गलत है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये हो सकता है। आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजीत करेंगे। देखिए, इसका जो आंसर है वो यही हो सकता है, अगर हमें कोई बच्चा क्लास में ऐसे मिल जाता है चीटिंग करते हुए तो हम उसकी अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाके उसकी हम शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि शिकायत भी बाद में ही होती है, क्योंकि हम बिल्कुल भी एग्जामिनेशन रूम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और डी इसमें बोला है कि आप उसे अनुचित साधन के प्रयोग के अंदर, तो सबसे पहले तो हम उसे नकल नहीं करने के लिए ही कहेंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई बच्चा मिल जाता है कुछ ऐसे नकल करता हुआ तो सबसे पहले हम उसको मना ही करते हैं ना, उसके बाद हम कोई कदम उठाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग होती है, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन होती है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो यह शिक्षा के प्रचार का अच्छा हेतु अच्छा प्रयास है, विद्यार्थियों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है, ये तो नहीं हो सकता। सी है, इससे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, बट इन्होंने पूछा है कि इसमें शिक्षा के बारे में की क्या राय है, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रहा है, आर्थिक लाभ भी नहीं होगा, ए या डी में से ही कोई होगा। तो शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा प्रयास है, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तो घर बैठे तो अगर आप डेली भी जाएंगे तो भी मिल जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, शिक्षा के प्रचार हेतु कि मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो वर्किंग है, तो वहाँ उन तक भी शिक्षा का प्रचार हो सके, एक्सपेंडिंग, ठीक है, इसलिए। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, गलत। इस व्यवसाय में अच्छा वेतन है, गलत। अन्य व्यवसाय में कम छुट्टियाँ मिलती है, गलत। इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे, शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षक सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देना, तो इसका ऑप्शन डी है, सभी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन है, कि टीचर अच्छा काम करे तो उसके लिए एक जो हम इंसेंटिव कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा हो सकता है,
विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा हो सकता है, उच्च वेतन भी हो सकता है, समादर प्रशंसा भी हो सकता है। अब इन्होंने पूछा अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन, सबसे हमें हाईएस्ट बताना है कि क्या हो सकता है इसमें। जैसे टीचर अगर कोई अच्छा काम कर रही है उसको इंसेंटिव देना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा, क्योंकि वेतन तो देखो कम ज़्यादा कम ज़्यादा ज़्यादा कम ज़्यादा 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 होता ही रहता है, तो विद्यार्थी अगर टीचर की प्रशंसा करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपनी क्लासरूम में। तो इसका बी ऑप्शन होगा। आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है। जो स्कूल होता है उसमें इनडिसिप्लिन क्यों होता है? तो पहला है शिक्षण प्रणाली, शिक्षकों में तालमेल का अभाव, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव ये भी नहीं हो सकता। शिक्षकों में तालमेल हो सकता है, बट हमें एक चूज़ करना है। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण, तो इसमें शिक्षा प्रणाली को हम इसका कारण मान सकते हैं। शिक्षा प्रणाली के अंदर ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है हमारी। ठीक है, आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए हमारी व्यवसाय के साथ जिन्होंने होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहुमुखी होनी चाहिए। तो यूज़फुल फॉर लाइफ अलॉन्ग विद जॉब ओरिएंटेड, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? अगर आप बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं? तो वो है प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार के लिए। देखो, अगर क्लास में अगर डिसिप्लिन है तो उसमें जो टीचर है, शिक्षक का व्यक्तित्व हो सकता है, हम उसकी हम कौन सी जो भूमिका है उसे हम मान, तो उसमें आएगा प्रशासनिक अच्छा वातावरण आचरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, प्रशासनिक क्षमता, देखो जिसमें प्रशासनिक क्षमता होती है वही एक अच्छा एक रूलर होता है। रूलर तो नहीं कह सकते यहाँ टीचर को, एक फैसिलिटेटर अच्छा होता है, वो एक लीडर अच्छा, रूलर नहीं सॉरी, एक लीडर अच्छा होता है। ठीक है, और अगर उसका अच्छा आचरण होगा तो बच्चे उसे फॉलो करेंगे और क्लास में जो डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है। दूसरा है शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। तीसरा है शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो पहला है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की वो दी है, तो उन्होंने मेन अनुभव को माना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, चलो देखते हैं अभी, शिक्षक के लिए वांछित सभी योग्यता रखना, छात्रों से अच्छा तालमेल, तो ये तो होगा नहीं। योग्यता रखना अभी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, इसका आंसर ए हो सकता है। बाकी आपको कोई और लग रहा है या करेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर देना, मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है पदोन्नति देकर, उनको प्रमोट करके। बी है अध्यापक के कार्य की सराहना करके, कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा, अच्छे वेतन द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
पैसे वैसे को बीच में आंसर में मत रखना, ठीक है। पहले प्रायोरिटी देना जो एक जितना जो आदर्श हो, ठीक है। तो हम अगर टीचर की हम सराहना करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उससे उनके काम में इफ़ेक्ट होता है, वो और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। शिक्षित बेरोजगारी मतलब शिक्षित हैं युवा या जो भी हैं उनको बेरोजगार, तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है। पहला है उद्देश्यहीन शिक्षा, दूसरा है सरकार द्वारा रोजगार की सुदृढ़ नीति का न होना, तीसरा है शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, चौथा है घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है पढ़ने का, है ना। तो ये चीज़ फ़र्क करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक का नेतृत्व होना चाहिए। तो शिक्षक का नेतृत्व प्रभुत्ववादी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, ठीक है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को धनोपार्जन करने के लिए समर्थ बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालयों में खेलों का आयोजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वो है विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूँगा, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, ऑल अबव। तो इसमें हम निर्देशक मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक टीचर है, पिता के रूप में, माँ के रूप में, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है ना आंसर में, तो ये तो हम लेंगे नहीं। फ्रेंड हम हो सकते हैं, लेकिन एक गाइडर हम ज़्यादा ठीक हो सकते हैं ना, सबको भी नहीं मान सकते हैं। तो इसका फैसिलिटेटर अगर इधर होता तो वो एक ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता, बट निर्देशक के रूप में हम इसको टिक कर सकते हैं। आगे भी हैं, ये टोटल 50 क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो पे मुझे मिनिमम एटलीस्ट 25 व्यूज़ भी आते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है और आप देखना चाहते हैं, तो मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि एटलीस्ट 25 व्यूज़ आएँ तो मैं आगे के क्वेश्चन कराऊँ और आगे की कुछ मैं तैयारी कराऊँ, क्योंकि सितंबर लास्ट तक शायद बीएड वालों का भी एग्ज़ाम हो जाए। सो थैंक यू सो मच, वॉच माई वीडियो। और मैं इसका जो PDF है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो अब तो जामिया वालों के भी बीएड के एंट्रेंस फॉर्म निकल चुके हैं। तो ये कुछ अदर स्टेट के बीएड के एंट्रेंस पेपर्स थे जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं, इनके आंसर्स ढूंढे हैं और थोड़ी सी मेहनत की है आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए अगर आप उत्तराखंड से या जामिया से बीएड देने वाले हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैंने पहले से आंसर टिक कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है। अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि कौन सा लौह अयस्क है, तो वो है हेमाटाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध सोना है 24 कैरेट होता है, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोढ़, जिसको इंग्लिश में हम लेप्रोसी बोलते हैं। 59 है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो वो सभी को पता है, विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं। तो ये लेड है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल आते हैं। एक आधा कुछ आ गया ऐसा कुछ निष्कर्ष कथन वाला स्टेटमेंट टाइप का, तो एक अलग बात है, अदरवाइज सारे फैक्चुअल ही आते हैं, ठीक है। तो बेंजीन है तो एक द्रव्य प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है हमारा 16 नवंबर को।
क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? इकोलॉजी के जो फादर है वो कौन कहलाते हैं? वो है रामदेव मिश्रा। 65 क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो वो था 42वां संशोधन 42। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी? सभी को पता है, इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 67 है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1 जनवरी 1901 को हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 26 सितंबर 1985 1985 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 70 है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो जनरल बिपिन रावत, सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो उसका आंसर है गंगा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ये सबको पता ही है। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज होती है, HZ, ठीक है। आगे है हॉर्स पावर बराबर है, तो वो है 746 वॉट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये पिछला पेपर है, तो उस हिसाब से तो रमना जी है और अभी ललित जी है हमारे जो प्रेजेंट में अभी जो हमारे जो CGI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये करंट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये करंट में होगा, तो अभी कुछ कुछ करंट के क्वेश्चन में भी आके आ सकते हैं। वैसे तो सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा रिलेट रहिएगा करंट से भी। क्वेश्चन नंबर 79 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है हमारा देवास। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो हम टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो वो कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सभी को पता होगा। प्रोग्रामिंग में PHP क्या होता है? तो PHP सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होती है। 84 है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता? तो ये अनामिका इसका आंसर है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब हम ज़्यादा चलते हैं 86 क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान हमें पता है कि ना तो वो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, वो दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, सबको पता ही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। और उसके बाद है PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो ये किसकी किस्म है? चावल की। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? वो है मुर्रा, बहुत फेमस है। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्ट्राइक 2020 का विजेता कौन है? तो वो पाकिस्तान है। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? तो वो है WFP, करंट का क्वेश्चन है। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? उस टाइम पे विजय कुमार चौधरी, 2020 का पेपर है ये। इसके अलावा आप अभी जिस भी स्टेट का B.Ed देने वाले हैं, एक बार देख लेना वहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है अभी। बिहार के साहित्यकार पूछा हुआ है, तो इसमें सभी है, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। लेटर, ईमेल, टेलीफोन किसके एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल हैं चैनल के। अब हम आ गए हैं पेडागोजी के सेक्शन पे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि पेडागोजी पे मेरी कमांड है और मुझे पेडागोजी की अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, बट अच्छी खासी नॉलेज है पेडागोजी पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो वह एक आदर्शवाद है, ठीक है। एक टीचर को आदर्श होना चाहिए पूरा नियमबद्ध तरीके से, पूरा एकदम स्ट्रिक्टनेस जो होती है ना, वो इस तरीके से जो मानी है वो आदर्शवाद ने मानी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है। शिक्षा के कौन से स्तंभ से? तो ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना। तो दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, इस संबंध को जो ये स्तंभ है शिक्षा का, इसको समाज शास्त्र से सहारा मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 99 है शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो जो अगर शिक्षण की जो अगर हम इफेक्टिवनेस देखें तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो वो शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट, तो शिक्षक के विषय की समझ होना। देखो एक टीचर को जब सब्जेक्ट की नॉलेज होगी ना, तो वो जो उसका जो वे ऑफ टीचिंग होगा ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है कि टीचर ने कुछ क्वेश्चंस कराए, उसके बाद बोला कि आप बुक में जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करो। तो इस सिचुएशन में जो बच्चा है वो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? तो निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता, अभ्यास का नियम। ठीक है। निकटता का नियम तो हो ही नहीं सकता है, पुनर्बलन तो उसको कोई रीइंफोर्समेंट तो मिल नहीं रहा है, तत्परता भी नहीं होगा क्योंकि अभ्यास का नियम, उसको अभ्यास करवाया जा रहा है। ठीक है। 101 पे हम आते हैं, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में प्रदर्शित कीजिए। प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण। तो हमें क्या करना है इसमें? निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभाव है ये। ठीक है। भारत में जो एजुकेशन है उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, तो उसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो पहला है हमारा बी, सबसे पहले धर्म का, उसके बाद है हमारा सी, फिर राजनीति का, देन उसके बाद है हमारा ए प्रजातंत्र का, और उसके बाद लास्ट में आता है आधुनिकीकरण। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी। कक्षा में व्यक्ति का भेद ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कि अगर क्लास में टीचर को पता है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें डिफरेंस है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो इससे उसको क्या हेल्प होगी? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में तो होगी ही होगी, विद्यार्थियों को गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए भी होगी, अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। ठीक है। ये सारे ही ऑप्शन सही है, लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना है, तो उसके हिसाब से थर्ड वाला सही होगा कि अगर टीचर को पता होगा कि मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे अलग हैं, तो टीचर को जो वो प्लानिंग करेगी पढ़ाने की, वो उस हिसाब से करेगी कि 40 के 40 बच्चे, तो वो 40 के 40 बच्चों को वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। वो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, इस तरीके से वो अपनी जो मेथडोलॉजी यूज़ करेगी। ठीक है। तो इसका जो हमें, वैसे तो चारों ही सही है, बट सबसे जो बेस्ट आंसर है इसका वो सी होगा। 103 पे आते हम लोग, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है तो अनुकूलनता और परिवर्तन की। ठीक है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम ढल जाते हैं, तो उसको हम एक वो बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से, मतलब जो मिड डे मील आया था वो किस वजह से स्टार्ट किया गया था? रोज़गार बढ़ाने के लिए तो होगा नहीं, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए नो, समुदाय को शामिल करने के लिए, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ नहीं हो सकता। ए वाला होगा इसका, क्योंकि नामांकन से, क्योंकि बच्चे कम आते थे, क्योंकि ऐसा होता था ना कि जो लड़कियां होती हैं, पेरेंट्स ऐसे होते थे कि छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा घर में, और खाने की भी दिक्कत है, कौन बनाएगा, तो बच्चे नहीं आते थे, और भूखा रह के कौन पढ़ना चाहेगा? किसी के घर में कमाने वाले एक इंसान हो तो वो कमाने जाएगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। इस वजह से क्या था कि स्कूलों में जो नामांकन था, जो इनरोलमेंट था वो कम हो गया था, इस वजह से जो हमारा मिड डे मील है वो स्टार्ट हुआ था, और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। अब हम आते हैं 105 पे, निम्न में से कौन से शिक्षक को अत्यधिक पसंद करेंगे? तो हम किसको, हम खुद से ही लगा सकते हैं कि हम कैसे टीचर को पसंद करेंगे। पाबंद हो, पंचुअल हो, हाँ होना चाहिए पंचुअल, तो वो शोध अभिक्षमता रखता हो, ये भी सही है। प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, ये भी होना चाहिए। जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना है ना, तो शोध अभिक्षमता रखता हो। ठीक है। हैविंग रिसर्च एटीट्यूड, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जानने की, कुछ ना कुछ रिसर्च करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको जो हम पसंद कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन तो वैसे सारे ही सही हैं, बट बी इसमें एकदम एक्यूरेट बैठता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, SCERT, नॉट NCERT, SCERT 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड,
108 निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, श्रुतलेख, प्रदत्त कार्य, श्रुतलेख तो नहीं, प्रदत्त कार्य हो सकता है, असाइनमेंट वर्क, और सेमिनार और श्रुतलेख नहीं, श्रुतलेख नहीं, तो सेमिनार और प्रयोजन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है श्यामपट्ट। ठीक है, देखो एडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ये क्या है, हमारे प्रोजेक्टेड है, लेकिन जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो हमारा प्रोजेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर ये हो। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? तो वस्तुनिष्ठता। ठीक है, जो अगर जिस भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं लेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यही क्वेश्चन लगा लीजिए 110, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, तो इसको अगर 100 टीचर भी चेक करेंगे ना, तो डी ऑप्शन को कोई हिला नहीं सकता कि यही आंसर हो, क्योंकि यही आंसर है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी अगर किसी पेपर में होती है तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता कि कोई टीचर का कुछ पर्सनल इशू है किसी बच्चे से, या किसी का किसी से इशू है कि नहीं इस बच्चे को हमें सही नहीं करना, नंबर नहीं देने, है ना, कुछ भी इशू हो सकता है। तो ऐसे में एक टीचर है वो कभी पक्षपात नहीं करेगा अगर एक जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है वो अगर वस्तुनिष्ठ होता है तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनका एक ही आंसर होगा, चाहे 100 टीचर चेक करे चाहे 200 टीचर चेक करे, जो आंसर है वो तो रहेगा ना भाई, तो यही इसमें है। अब आ गए हैं हम 111 वाले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा, सबको पता ही है। शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, सही है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 114 पे आ जाइए। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि कौन सी है? तो छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, हाँ ये सभी होंगे। ठीक है, हम इन सभी के द्वारा क्लास में जो है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अब आ गए हम 115 पे। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। देखिए मूल्य शिक्षा है तो नैतिक मूल्यों की समझ बनेगी उससे। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था, औपचारिक संस्था तो देखो यही सेमिनार हो गए, पुस्तकालय हो गया, वर्ग कक्ष हो गया। खेल का मैदान है वो अनौपचारिक है। ठीक है, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं, लेकिन वर्ग कक्ष अगर बच्चा क्लास में बैठा है, कहीं सेमिनार में जा रहा है, लाइब्रेरी में है, तो कुछ उसको रूल्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन जब वो एक प्ले ग्राउंड में होता है, यहाँ स्कूल के प्ले ग्राउंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है, नॉर्मल प्ले ग्राउंड की बात हो रही है, क्योंकि स्कूल के प्ले ग्राउंड में भी कुछ नियम होते हैं, तो इसमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा खेल का मैदान। अब हम आ गए हैं 117 पे। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, तो इसका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य होता है हमारा अनुदेशात्मक, इसका आंसर होगा अनुदेशात्मक। ठीक है, 118 है। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 119 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपेट। ठीक है, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, ये सब हमारे प्रक्षेपित हैं, जबकि हमारा पपेट प्रक्षेपित नहीं है। 120 है। जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, हम बच्चे को कहीं भी किसी भी आंसर में गलत नहीं बताना है बच्चे को। ठीक है, व्यवस्था फेल हुई है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो ये क्वेश्चन है, होप आपको हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी, और इस पे मुझे ठीक ठाक व्यू मिल गए कि हाँ आप देख रहे हो, आप पसंद कर रहे हो वीडियो, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि पिछली वीडियो पे व्यूज़ आए तब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और PDF चाहिए तो यार कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मुझे एडिट करना पड़ेगा, PDF ये ख़राब हो चुका है पूरा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।